Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज हो मुझसे क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्लास अपलोड हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर हमारा एग्जाम बहुत करीब है और आप क्लास अपलोड नहीं कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि तबीयत बहुत खराब था मेरा, ओके, इसीलिए क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। 10-15 दिन से क्लासेस नहीं अपलोड हो रहा था। अब लेकिन थोड़ा सा मैं ठीक हो चुका हूं और मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि आज से रेगुलरली हम क्लासेस अपलोड करते जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम है आप क्लासेस देखते जाइए, ठीक है। जो प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है वो देखिए। जैसे आपका क्लासेस खत्म होता है कोई बात नहीं है, हम दूसरा जो सेमेस्टर है आपका, जो अगला सेमेस्टर होगा उसका भी पेपर, हर एक सेमेस्टर में मैं एक पेपर तो अपलोड करता ही रहूंगा आप लोगों के लिए, तो इतना तो गारंटी है। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जरा बने रहिए, आलोक प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। अब हम बात करते हैं आज की क्लासेस की, ओके। सो हम लोग जीएसटी वाला जो सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो बहुत सारे बच्चों का है या फिर जिस जिस भी सेमेस्टर में जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग कवर कर रहे थे, ओके। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अभी तक हम लोगों ने 42 क्लासेस कवर कर लिया है, जिसमें लास्ट जो क्लास था हमारा उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी से कौन सा गुड्स एग्जेम्प्टेड हो सकता है, ओके, कौन कौन से गुड्स जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। टोटल 40 लिस्ट था, 40 एंट्रीज थे, 40 टाइप के गुड्स थे जिस जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड थे, ओके। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे सर्विसेज से जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और मैं बता दूं गुड्स के कंपैरिजन में सर्विसेज बहुत बड़े हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन्हें याद रखने का। नॉर्मली तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन लेकिन अगर कभी आ गया तो आप, आज की क्लास में हम लोग 15 सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये 15 सर्विसेज आप क्या कर सकते हो, आराम से अपनी एग्जाम कॉपी में लिख सकते हो। ज्यादा डिटेलिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन सर्विसेज को थोड़ा सा याद भी कर लोगे तो भी आपका क्या होने वाला है, एग्जाम में आप आंसर कर पाओगे। सही है, चलो सर। तो सर पहला सर्विसेज कौन सा है जो एग्जेम्प्टेड होने वाला है, चलिए देखते हैं। पहला सर्विसेज जो आपका एग्जेम्प्टेड होने वाला है जीएसटी से, सर्विस नंबर 1 और एंट्री नंबर 1 में जो है वो है सर्विसेज बाय एन रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर सेक्शन, वो है सर्विसेज बाय एन रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। सिंपल सा मैं बोलूं कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ भी हो, अब वो डिटेल में आपको याद नहीं रखना, आप सीए सीएमए की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखिए कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज इन द सेंस केयरिंग एंड काउंसलिंग ऑफ इल हेल्थ पर्संस, HIV और एड्स एडिक्टेड पर्संस डिपेंडिंग फ्रॉम सब्सटेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ सच नार्कोटिक्स वगैरह, अगर कोई है जो नशा मुक्ति केंद्र होता है ना, उसमें अगर आप ये कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ वगैरह करते वही है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर। जब कोई कंपनी एज ए होल बेचा जाता है ना, कोई एक कंपनी को दूसरा कंपनी खरीद लेता है एज ए गोइंग कंसर्न, तो उस टाइम पे जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। उस टाइम पे जो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उस टाइम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला कौन सा है कि भाई चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, वो जो काम करते, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते, जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से रजिस्टर्ड है, उनके सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा सर क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ गोइंग कंसर्न, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। कोई इंडिपेंडेंट पार्ट मतलब जैसे कि आप फोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए, उसका जागुआर एंड लैंड रोवर टाटा ने खरीद लिया, तो वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट था, उसके अंदर एक पार्ट था। बीएमडब्ल्यू के अंदर रोल्स रॉयल्स है, बीएमडब्ल्यू के अंदर मजारती जो कार है वो है। तो अगर कोई गोइंग कंसर्न किसी और इंसान को, मतलब और किसी को बेचा जा रहा है, तो उस टाइम पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसके पर जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वार कॉन्ट्रैक्ट, क्या देखा है देखो, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वार कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कंपोजिट सर्विसेज इन्वॉल्विंग ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स
प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी और लोकल अथॉरिटी, ओके। सो क्या है सर, ये देखो बोल रहा है कि प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विसेज मतलब सिर्फ अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया है जिसमें कोई गुड्स वगैरह मतलब वार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सर्विसेज नहीं है, जिसमें कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के, तो अगर सिर्फ आपने सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है तो उस केस में उस सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्योर सर्विसेज provided to the central government or state government or union territory or local authority by way of an activity in relation to function of, देखो क्या लिखा है, pure services provided to central government, state government or union territory or local authority by way of any government, by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution, by way of any activity in relation to function entrusted to a municipality under अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नॉर्मली पंचायत लेवल का काम आता है, जो नॉर्मली म्यूनिसिपैलिटी लेवल का काम होता है, उसमें अगर वो काम अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। 3A क्या बोल रहा है वो भी सिमिलर है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन व्हिच value of the goods constitute not more than 25% of the value of the said composite supply provided to central government, state government, union territory, local authority। ठीक है, अगर आप देखो ऊपर क्या लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज मतलब प्योर सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, म्युनिसिपैलिटी में जो काम होता है, पंचायत लेवल में जो काम होता है, उसके लिए जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कंपोजिट, यहां पे दो चीजें एक्सक्लूड किया गया था ना, यहां पे दो चीजें एक्सक्लूड किया गया था, एक्सक्लूडिंग वार कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई। यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई कंपोजिट सप्लाई को भी ले लेंगे, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर उसमें गुड्स की परसेंटेज 25% से कम है। अगर हम 100 रुपए की टोटल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, 100 रुपए की इनवॉइस है, इसमें 25% लेस देन इक्वल टू 25% क्या होना चाहिए, गुड्स। ओके, इसमें लेस देन इक्वल टू 25% क्या होना चाहिए, गुड्स, और बाकी का क्या होगा, सर्विसेज। ठीक है, और बाकी का क्या होना चाहिए, सर्विसेज। सही है, सही है सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 3B क्या बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन। देखो ये सर्विसेज भी अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, आप गवर्नमेंट के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई। सपोज उड़ीसा की मैं बात करता हूं, उड़ीसा में एक ऑर्गेनाइजेशन है वाटको, ओके, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब क्या होता है उसमें जो कैपिटल एरियाज है, जो मतलब अर्बन सिटीज है, वहां पे लोगों को, बस्ती के एरिया हो गया, यहाँ पे हो गया, उन लोगों को सप्लाई का जो पानी आता है ना, गवर्नमेंट का जो पानी आता है वो दिया जाता है। ठीक है, अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर आपने पब्लिक हेल्थ, कोई हेल्थ केयर वगैरह सेटअप वगैरह आपने बैठाया है गवर्नमेंट के लिए, अगर आपने सैनिटेशन कंजर्वेंसी के ऊपर काम किया है, पैड्स वगैरह बनाते हो लड़कियों को देने के लिए, मतलब जो सैनिटेशन वगैरह चीजें होता है वो हो गया। अगर आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज वगैरह सिस्टम अगर डेवलप आपने किया है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने स्लम इंप्रूवमेंट वगैरह किया है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर स्लम की अपग्रेडेशन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, स्लम को इंप्रूवमेंट कर रहे हो या फिर स्लम को अपग्रेडेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेम वाला अगर मैं बोलूं कि पंचायत के लिए भी है अंडर 243G। देखो दो चीजें क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे चारों चीजें जो है ना, यहाँ पे 3, 4, 3A, 3B, 4 एंड 5, ये चारों में बोलूं सिर्फ गवर्नमेंट के रिलेटेड है। ये दोनों क्या बोलते थे कि अगर कोई कंपनी है वो गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई कंपनी है, कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट को प्योर सर्विस प्रोवाइड करता है,
म्युनिसिपैलिटी का काम करने के लिए या फिर पंचायत लेवल में जो काम होता है, जो सर्विसेज होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन वार कॉन्ट्रैक्ट और कंपोजिट सप्लाई। 3A की अगर मैं बात करूं, 3A में क्या है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन जिसमें गुड्स का वैल्यू 25% है और बाकी सारे क्या है, सर्विसेज है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी किसके रिलेटेड है, पंचायत के रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी के रिलेटेड। उसके बाद गवर्नमेंट का जो भी आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को काम प्रोवाइड करते हो, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन कंजर्वेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, मतलब ड्रेनेज वगैरह को सुधारना, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है सर। चलो, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ठीक है, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड टू ए म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, म्युनिसिपैलिटी को अगर कोई काम वगैरह आया है और उसको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कंप्लीट कर रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेम ये चीज आप कॉपी पेस्ट रीड कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कोई पंचायत को कोई काम मिला है तो उस केस में भी सेम ही है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो, सारे के सारे केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड है। चलो, एंट्री नंबर अगर हम 6 की बात करें, एंट्री नंबर 6 क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो या फिर कोई यूनियन टेरिटोरी हो, ओके, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यूनियन टेरिटोरी का कोई गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, ये अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये चार जो सर्विसेज है ये उसमें नहीं आते, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दे आर, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी अप्लाई, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इन चारों सर्विसेज को आप छोड़ दीजिए, इन चारों सर्विसेज को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है। चलो, तो सर कौन कौन सी ये चारों सर्विसेज है जरा देख लेते हैं हम लोग। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। भाई आप जो ट्रेन में जाते हो ना, रेलवे जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आप टिकट वगैरह बुक करते हो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और जो इंडियन पोस्ट, ओके, इंडियन पोस्ट जो आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट। अगर आपका कोई पोर्ट और एयरपोर्ट वाला सर्विसेज, मतलब पोर्ट और वेसल वाला सर्विसेज अगर इंडिया गवर्नमेंट का आप ले रहे हो, कोई एयरक्राफ्ट और कोई वेसल वाला सर्विसेज अगर आप इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हो, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट, पोर्ट के बाहर हो गया, एयरपोर्ट के बाहर हो गया, फिर उसके अंदर हो गया, तो भी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिंपल बोलूं तो एयरलाइन वाला सर्विस है सर, पोर्ट वाला सर्विस अगर आप ले रहे हो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया गवर्नमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ओडिशा में जो बस सिस्टम चलता है ना, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का, ORCTC, ठीक है, ORCTC बोल के ऐसा कुछ है उनका, तो ORST ऐसा कुछ है, बस सिस्टम बहुत हाई लेवल का, लग्जरी वॉल्वो के बस चलते। आप उड़ीसा के डिफरेंट जो लोकेशन है, टूरिस्ट लोकेशन है, वहां पे उसमें जा सकते हो। ठीक है, और फेयर सर रीजनेबल, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, एनी सर्विसेज अदर देन सर्विसेज कवर अंडर A to C एबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज। अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस एंटिटीज को कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन तीनों को छोड़ के, ABC, ए में हमने डिस्कस किया इंडियन पोस्ट का एंड रेलवे का सर्विसेज, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बी में हमने डिस्कस किया कि कोई एयरपोर्ट और वेसल का सर्विसेज, आपने इंडियन गवर्नमेंट का कोई एयरपोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट का कोई एयरक्राफ्ट और इंडियन गवर्नमेंट का कोई वेसल, आपने चाहे इंडिया की पोर्ट या फिर एयरपोर्ट के बाहर हो और उसके अंदर हो लिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा।
अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इंडिया गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाला सर्विसेज है वो आप ले रहे हो ना, सॉरी, चाहे वो सर्विस, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ये सर्विसेज अगर लिया है आपने तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसे छोड़ के और जो सर्विसेज है इन तीनों को छोड़ के अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया गया है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सही है। चलो 7 नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as make it eligible for exemption of the registration। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, ओके, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई अदर गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। बिजनेस एंटिटी को भी करता है, यहां पे लिखा था ना कि भाई बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब भी वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। बिजनेस एंटिटी को अगर जीएसटी प्रोवाइड मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब भी वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन लिमिट से नीचे होना चाहिए। सर हमारे लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, यही तो है। अगर सिर्फ गुड्स बेच रहे हो 40 लाख, अगर गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो तो 20 लाख, अगर किसी स्पेशल स्टेट में हो तो 10 लाख। तो यहां पे वही बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as it eligible for exemption from registration। अब ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, as it make eligible from exemption of registration, यानी कि अगर आपका टर्नओवर इतना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जीएसटी में तो ही गवर्नमेंट जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो एग्जेम्प्टेड है। उसमें से भी देखो कुछ कुछ प्रोविजंस है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। However, this provision is not applicable to services provided by Department of the Post and Railway। डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट एंड रेलवे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट, कोई पोर्ट और एयरपोर्ट में आप सर्विसेज ले रहे हो किसी वेसल का और एयरक्राफ्ट का लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर जो ऊपर तीनों था उसके ऊपर ये इन तीनों के ऊपर लगेगा। एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, कोई शॉप हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, वो रेंट पे लिया है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस यहां तक याद रखना है। पॉइंट क्लियर? चलो सर, चलो अब देखते हैं 8 नंबर वाला पॉइंट। 8 नंबर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज मैं उड़ीसा से, उड़ीसा गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया। सर आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है ना, चलो छोड़ दो, फिर भी भाई भाई ये दोनों, मतलब बहन भाई ये दोनों, ओके, दीदी और हमारी जो सीएम है भाई बहन है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया, क्या सर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अगर किसी और स्टेट के गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सही है। However, nothing contained in this entry shall apply to services। भाई देखो बोल रहे कि ये दोनों के ऊपर तो गुड्स लगेगा, हमेशा सर्विसेज लगेगा। नंबर 1 है बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन दोनों का सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। दूसरा बोल रहा है इन रिलेशन टू, जो हमने कवर किया था, इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट। और तीसरा भी है, यहाँ पे ये हो गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। इन तीनों केस में
जीएसटी लगेगा। आप किसी भी देख लीजिए, जितने भी सर्विसेज है, ये तीनों केस जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, इन तीनों केस में जीएसटी लगेगा। सही है, चलो सर। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड्स 5000। अच्छा, क्या बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका कंसिडरेशन 5000 से कम है, और उसका कंसिडरेशन 5000 से कम है, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई ये तीनों तो हमेशा लगेंगे, यानी कि सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखो, पोस्ट, इंडियन पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे के सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, चाहे 5000 का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 200 रुपए का हो। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल और इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ ए पोर्ट और एयरपोर्ट, इसके ऊपर भी लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, इसके ऊपर भी लगेगा। सही है, सही है सर। चलो, उसके बाद सर और कितने सर्विसेज है सर? बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्विसेज है। चलो, सही है। उसके बाद आता है 9A, 9AA। क्या बोल रहा है? देखो, ये दोनों बहुत आसान है, इसके बाद हम लोग क्लोज कर लेंगे। 9 तक जितने भी है वो हम कवर करेंगे, 10 से हम लोग क्लोज कर लेंगे। ओके, चलो। 9AA क्या बोल रहा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फीफा एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी इवेंट अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 टू बी होस्टेड इन इंडिया वेयर एवर शेड्यूल्ड। सर अभी तो ये खत्म हो चुका है ना, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, इसे बाद में रखा गया। क्यों रखा गया मुझे नहीं पता। बोल रहा है कि अगर 2020 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, आज भाई 2026 हुआ है, फिर भी आपने बुक में दिया हुआ है। यही तो पॉइंट है कि उस टाइम पे अगर आपने कोई सर्विसेज फीफा को दिया होगा या फिर फीफा के किसी सब्सिडरी बॉडीज को दिया होता, तो उसका सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होता है। बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट ये करता रहता है। अगर ओलंपिक आगे जाके आएगा तो ओलंपिक में भी इंडिया गवर्नमेंट वही करेगा, ठीक है। चलो, ये भी वही है कि एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, एशियन एएफसी जो है ना, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ओके, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है एएफसी, एएफसी का एक वर्ल्ड कप होने वाला था, एएफसी का एक कप होने वाला था 2022 में, वुमेन्स कप, ओके। उसमें भी अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया होता तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता। इसका भी अभी मैं बोलूँ कोई काम नहीं है। सर आपने लिखा क्यों है? बुक में इसीलिए लिख दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 9B क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। अच्छा, नेपाल और भूटान तो हमारा अपना ही है ना, ससुराल है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल। सो सर्विसेज सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो। कोई पूछ रहा है कि सर सच में आपकी ससुराल नेपाल में है क्या? अरे हाँ, सच में, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं, सच में, सच में। चलो सर, आपकी शादी होगी, होने वाला है। चलो, सेक्शन 9B, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, ओके। लैंड लॉक कंट्री जो होते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज को अगर आपने कोई कार्गो वगैरह सप्लाई किया है, देखो भाई ये हमारे पास के पड़ोसी मुल्क है, छोटे छोटे बेचारे, ठीक है। तो चाइना आके इन्हें बेला फुसाल के ले जाता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते नहीं, हमें इन्हें सर्विसेज देना चाहिए। तो अगर नेपाल भूटान को आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, कार्गो वगैरह आपने सेंड किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 9C की अगर मैं बात करूं, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी against consideration received from the central government, state government, union territory, local authority in form of grants। आप क्या बोल रहा है? क्या क्या पढ़ लेते हो आप? देखो बहुत सिंपल है। अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट का कोई एंटिटी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी इन्हें सर्विस देता है, या फिर किसी और पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है, उससे पैसा देता है,
लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है वो कौन पे करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे करता है। यानी कि सिंपली मैं बोलूं, अगर कोई एंटिटी, गवर्नमेंट का कोई एंटिटी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है या फिर गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे किसी और को सर्विसेज दे रहा है, जिसका पैसा कंसिडरेशन गवर्नमेंट पे कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो उस सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और वो कंसिडरेशन कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? कंसिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। Services by an old age home run by the central government, state government, local authority or entity under section 12AA of the Income Tax Act to resident for consideration up to 25,000 per month per member, provided that consideration charge inclusive of charges of boarding, lodging and maintenance। देखो बहुत सारे लोग जाके ओल्ड एज होम में रहते हैं ना, तो ओल्ड एज होम में गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि अगर आपने आप एक ओल्ड एज होम चला रहे हो, ठीक है, और आप जो कंसिडरेशन है एक मेंबर से 25,000 रुपए ले रहे हो, कितना ले लो? 25,000 रुपए महीने का, तो ही आपका सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। सर ओल्ड एज होम में तो फ्री में रहते हैं ना? नहीं, कुछ होता है जहां पे आपको अच्छे सर्विसेज मिलता है, जहां आपका मेंटेनेंस होता है, मेडिकल वगैरह की ख्याल रख सकते हो, वहां पे लोग हैं, आपको बदले में कुछ पैसा भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोले कि नहीं लो आप पैसा, ये तो सर्विसेज है, आपको कितना पैसा देना है? आपको हाईएस्ट, अगर आपकी कंसिडरेशन बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस सब मिला के, मेडिसिन वगैरह सब मिला के अगर आपका 25,000 है तो ही एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा 9E की अगर मैं बात करूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इट्स इंडिविजुअल बाय वे ऑफ सेल ऑफ टिकट। ओके, देखो अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल्स, अगर रेलवे जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसके ऊपर कौन कौन से के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है? सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स के लिए जो आप चार्जेस वगैरह देते हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लॉक रूम सर्विसेज, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, वो देखा है ना आपने बड़े बड़े स्टेशन पे, वो जो नालको, वेदांत, इन सब का कार, वो ट्रेन, मतलब वो गाड़ी चलता है जिसमें सीनियर सिटीजन या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उन्हें बैठा के लिया जाता है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो रेलवे का होता ही नहीं है, रेलवे क्यों देगा? वो तो कंपनीज रेलवे को डोनेट करते हैं सर्विसेज के लिए, ठीक है। वो तो नालको हो गया, वेदांत हो गया, ये अपनी मार्केटिंग के लिए एंड लोगों की सर्विसेज के लिए डोनेट करते हैं, तो वो तो रेलवे का खुद का नहीं है, तो रेलवे इसमें भी पैसा नहीं लेगा। जो प्लेटफॉर्म टिकट्स होते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगा। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगा। देखो एमसीक्यू भी आ सकते हैं इस चैप्टर से स्टूडेंट्स, या फिर अगर आप जीएसटी आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपकी नॉलेज जीएसटी में बढ़ाना चाहते हो, तो ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था मैंने एक चीज आपको बोला था कि जब एक ही पेपर पढ़ाऊंगा लेकिन इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज याद में आ जाएगा। आपको कोई ना कोई आपका स्टूडेंट पूछेगा कि भाई किससे क्लास ले रहा है, ठीक है, बट जबकि क्लासेस फ्री में मिल रहा है। तो डिटेल में आप बस वीडियो को एंड तक देखना और आपको बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है। 2-3 बार बोरिंग लग सकता है लेकिन 2-3 बार अगर सुन लेना, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर लूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। जब आप सीए में करोगे ना, आपको याद आएगा कि ये आलोक सर कौन थे जो यूट्यूब में इतने अच्छे पढ़ा गए, मतलब इतने डिटेल में पढ़ा गए बीकॉम लेवल में, ठीक है। चलो सर, इतना तारीफ खुद का नहीं करना चाहिए, ओके। बस स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग अपना एंड कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 बचा है, लेकिन और एक चीज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन और डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अनदर जोन और डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब रेलवे के बहुत सारे जोन है, ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, तो बहुत सारे ईस्ट जोन, वेस्ट कोस्ट रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो अगर एक जोन दूसरे जोन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विसेज प्रपोज, देखो 9G जो है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल्स अप टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ओके, बाय वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट और ओन बाय देम ड्यूरिंग द concession period against consideration and services maintenance supplied by the ministry of railway to SPVS in relation to the said infrastructure built and owned by the SPG during the concession period। अच्छा ये छोड़ दो, ये क्या है सर? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो होते हैं सर, ये क्या होते हैं नॉर्मली? देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है कि कुछ लोग अपनी फैक्ट्रीज, अपनी गोडाउन, अपनी जो वेयर हाउसेस है या फिर अपनी माइंस के लिए रेलवे का सेपरेट लाइन बिछा लेते हैं, ठीक है, और अपना सेपरेट कार्गो चलाते हैं, वो सेपरेट रेलवे ट्रेन्स वगैरह चलाते हैं। लेकिन सर रेलवे का जो ट्रेन है, रेलवे का जो लाइन है, वो तो इंडियन रेलवे का है,
तो बदले में कुछ पैसा वगैरह देते, क्या देते हैं ना। तो रेलवे का एक कॉन्सेशन पीरियड था कि इस पीरियड के बीच से अगर आप सर्विसेज लोगे तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो वो ये भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पता है आप लोगों का। मैं थोड़ा जोश में था क्योंकि इतने दिनों के बाद क्लास कर रहा था। अगर आप यहां तक क्लास देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, मेरा जो यूट्यूब में पढ़ाने का मोटिव है वो एक ही है कि आपको बेस्ट नॉलेज मिल पाए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत दुख की बात है। धीरे धीरे कॉमर्स की वैल्यू जो है वो डाउन हो रहा है। कोई बच्चा जो बीकॉम है, ग्रेजुएशन है, वो करना ही नहीं चाहता। तो अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए कोर्सेज को, पढ़ाई में थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाकी और चीजों के लिए तो टाइम है, लेकिन टाइम दीजिए। जब एक बार आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे, जब आप अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करोगे, तो आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो, कुछ हायर स्टडीज वाले कर सकते हो। जब एक साइंस के ग्रेजुएट का इतना इज्जत है, जब आप आर्ट्स में जो टॉपर होता है उसका इतना इज्जत है, कॉमर्स वाले का क्यों नहीं होगा। ठीक है, कॉमर्स वाले को और ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।